नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, राहुल महाजन जी और समीर चौगांवकर जी आ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आप सभी का। काफी खबरें आज हमारे पास। आज प्रधानमंत्री ने सबसे लंबे वक्त तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड नेहरू जी का तोड़ डाला। उसके अलावा सुष्मिता देव ने राज्यसभा की अपनी सीट छोड़ दी, इस्तीफा दे दिया। मतलब तृणमूल कांग्रेस के में एक और झटका, एक और इस्तीफा हो गया है। राहुल गांधी और अभिषेक बनर्जी की मीटिंग हुई है। कल ममता बनर्जी और सोनिया गांधी की मीटिंग हुई थी। क्या पकड़ा है इसकी बात आपको बताएंगे। और राज्यसभा इलेक्शन में जिस तरीके से कल उम्मीदवारी खारिज हुई कांग्रेस की कैंडिडेट मीनाक्षी नटराजन की मध्य प्रदेश में, उसको लेकर जबरदस्त हंगामा है। और आज इलेक्शन कमीशन से मिलकर अभी कांग्रेस के नेता बाहर निकले हैं, वो क्या बोल रहे हैं वो भी आपको हम दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आज बात करते हैं नरेंद्र मोदी ने जो बड़ा रिकॉर्ड बनाया है उसकी। नरेंद्र मोदी आज भारत के लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बन गए। इलेक्टेड शब्द इसमें इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पंडित नेहरू ने चुने हुए प्रधानमंत्री के तौर पर 1952 से गिनती गिनी, 4398 दिन काम किया। 1952 से क्यों? क्योंकि पहला इलेक्शन उन्होंने 1952 में ही फेस किया था, उससे पहले कोई चुनाव देश में नहीं हुआ था। आज नरेंद्र मोदी ने इस रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। आज प्रधानमंत्री मोदी को इस पद पर बने हुए 4399 दिन पूरे हो गए। मोदी सरकार के 12 साल पूरे हो गए। इस मौके पर केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग हुई, उसी की तस्वीरें आपको मैं इस वक्त दिखा रहा हूं। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के लगातार सबसे लंबे वक्त तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के कार्यकाल का रिकॉर्ड बनाने पर एक प्रस्ताव पास किया गया। उनका अभिनंदन हुआ, स्टैंडिंग ओवेशन हुआ और प्रस्ताव में सभी मोर्चों पर प्रधानमंत्री मोदी के विजन और सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया गया था। तो एक ये तस्वीर अभी आई, तो इसमें हमने आपको पहले आपको ये दिखा दें। इस पर हम लोग बात अब से थोड़ी देर के बाद करेंगे, क्योंकि एक ये बड़ी अचीवमेंट है और बीजेपी ने आज इसको सेलिब्रेट करने के लिए एक बड़ा आयोजन भी किया हुआ है। बहुत एनडीए के सारे नेता, मुख्यमंत्री, घटक दलों के सब लोग आज दिल्ली के अंदर हैं। भारत मंडपम में थोड़ी देर के बाद एक कार्यक्रम होने वाला है और उस तभी आपने देखा वो स्टैंडिंग ओवेशन की तस्वीरें भी इसमें आ गई थी। और कांग्रेस पार्टी इसको काउंटर कर रही है कि ये निर्वाचित मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड, प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड क्या होता है। नेहरू जी की गिनती जो है वो 1947 से शुरू हो जाती है। बीजेपी उसको मान नहीं रही है। उन्होंने कहा कि भाई चुनाव लड़के जब बने तब से बात कीजिए। इस पर भी हम लोग आगे बात करेंगे। और दोनों प्रधानमंत्रियों की लेगेसी, सवाल तो लेगेसी का ही है ना, किसकी लेगेसी ज्यादा बड़ी है, इसकी बात भी आगे जाकर के प्रोग्राम में हम लोग करेंगे। सर, तो अब आपकी सबकी अनुमति हो तो मैं फिर अभी की बिल्कुल जो ताजा खबर पर चल, फिर इस पर हम लोग 1:30 बजे से चर्चा शुरू करेंगे। बात सबसे पहले राज्यसभा चुनाव में मीनाक्षी नटराजन की मध्य प्रदेश में उम्मीदवारी खारिज होने की करते हैं। बीजेपी को प्लेट में सजी सजाई राज्यसभा की एक सीट कांग्रेस पार्टी ने दे दी। अब यह मामला बड़ा बन गया है। अब बीजेपी को राज्यसभा में अपने दम पर बहुमत जल्द हासिल हो जाएगा। ऐसा होता है तो 1988 के बाद, 88 के बाद पहली बार होगा जब किसी राजनीतिक दल को राज्यसभा में मेजॉरिटी हासिल हो जाएगी। मध्य प्रदेश में 3 सीट पर इलेक्शन होना था, 4 कैंडिडेट थे, 3 बीजेपी का और 1 कांग्रेस का। कांग्रेस के पास जरूरी वोट थे, बल्कि जरूरत से ज्यादा थे। लग रहा था कि लड़ाई 2-1 की निपटेगी। लेकिन कांग्रेस की कैंडिडेट मीनाक्षी नटराजन ने नॉमिनेशन में जो हलफनामा दाखिल किया उसमें एक जानकारी नहीं थी। बीजेपी ने उस पॉइंट को पकड़ लिया। चुनाव आयोग में कल ही शिकायत दर्ज कराई गई और कल ही निर्वाचन अधिकारी का फैसला आ गया। कांग्रेस अपना जवाब देने में असमर्थ रही और हुआ यह कि कांग्रेस की उम्मीदवारी कल ही रद्द हो गई। तो बीजेपी का उम्मीदवार निर्विरोध जीत गया। मीनाक्षी नटराजन ने तेलंगाना में अपने ऊपर जो उनको नोटिस आया था अदालत का, उसकी जानकारी हलफनामे में नहीं दी थी। अब कल रात से इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी आग बबूला है। एक बार फिर लोकतंत्र देश में मर गया, ऐसा उन्होंने दावा किया। और उसके बाद पहले तो वहां भोपाल में भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं दिग्विजय सिंह और तमाम पार्टी के नेता। और यहां दिल्ली में जो बाकी सीनियर लीडर्स हैं वो कल रात से, पहले तो उन्होंने कल रात को जाके धरना दिया इलेक्शन कमीशन के बाहर। 4 घंटे के बाद उनको इलेक्शन कमीशन से कहीं ये जानकारी आएगी कल सुबह आइए, कल सुबह हम लोग बात कर लेंगे। अब उनको टाइम 12 बजे का मिला था, 12 बजे उनकी मुलाकात हो गई है। हमें जो खबर मिल रही है वो ये कि, बाकी तो अभी ये कांग्रेस के नेता क्या बोल रहे हैं वो आपको दिखाएंगे, कि उनको चुनाव आयोग की तरफ से ये कह दिया गया है कि फॉर्म 26 में अगर कोई कमी है, कोई खामी है तो उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मतलब चुनाव आयोग ने शायद अपने हाथ खड़े कर दिए हैं कि रिटर्निंग अफसर का फैसला बरकरार रहेगा। कांग्रेस इसको भी वोट चोरी कह रही है। वो कह रही है कि मीनाक्षी नटराजन को कोर्ट का नोटिस जरूर मिला था, लेकिन उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है, इसीलिए इसकी जानकारी हलफनामे में देना जरूरी नहीं था। सुनिए कांग्रेस के नेता क्या बोल रहे हैं। आधार पर मिस मीनाक्षी नटराजन को आरओ ने निरस्त कर दिया उनके नॉमिनेशन पेपर को। वो आधार था ये गलतफहमी कि कोई क्रिमिनल केस जो इनके विरुद्ध पेंडिंग है उसका इन्होंने खुलासा अपने फॉर्म में नहीं किया।
मजे की बात यह है कि कोई भी क्रिमिनल केस ऐसा नहीं है जो कानून में एग्जिस्ट करता है, स्थित है, जिसका वो खुलासा कर सकती थी। कोई नहीं है। एक नोटिस आया है कोर्ट से कि आप आइए और बताइए कि हम कॉग्निजेंस इस केस का लें कि नहीं लें। ये पहली कक्षा का कानूनी विद्यार्थी जानता है कि कॉग्निजेंस यानी संज्ञान लेना एक प्राथमिक स्टेज होती है मैजिस्ट्रेट द्वारा, और वो इसलिए ली जाती है कि मैं ये निर्णय करूं कि ये केस आगे चलना चाहिए कि नहीं। बिना कॉग्निजेंस से कोई भी क्रिमिनल केस जन्मता ही नहीं है, क्रिएट ही नहीं होता है। और उसमें हमने अंतिम ये कहा कि आपके पास ये पूरा अधिकार क्षेत्र है, यानी चुनाव आयोग के पास ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि आप जाइए कोर्ट कचहरी या आप रुकिए 3, 4, 5 साल तक, दूसरा गलत व्यक्ति चुनावित हो जाए, ये पहली बार हट जाए, 3 साल 4 साल बाद आप आइए चुनाव याचिका में जाके। आपके पास यानी चुनाव आयोग के पास ये पूर्ण रूपेण अधिकार क्षेत्र है कि आप आरओ जो आपका एक एक्सटेंशन है उसके निर्णय को रिवर्स कर दें। तो अब इनकी बातों से ही लग रहा है कि आरओ का फैसला रिटर्न वापस नहीं हुआ, इलेक्शन कमीशन ने इनकार कर दिया, मतलब उनकी उम्मीदवारी मीनाक्षी नटराजन की खारिज मानी जाएगी। और हमें जो पता चल रहा है वो ये कि कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई को अभी बहुत दूर तक ले जाने की तैयारी में, वो इसको यूं ही छोड़ देना नहीं चाहती। उनको लगता है कि इसको अगर सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज करना पड़े तो वो भी किया जाएगा, और वो लोग जाएंगे ही, सारे जाने माने वकील उनकी पार्टी में खुद ही हैं। लेकिन अब ये पूरा मामला था क्या, समीर जी एक बार आपको बता देंगे? निश्चित रूप से कल ये बड़ा नाटक हुआ मध्य प्रदेश विधानसभा में, जब शाम को स्क्रूटनी हुई तो भारतीय जनता पार्टी के जो दोनों उम्मीदवार थे उन दोनों का, जो रजनीश अग्रवाल और तरुण चुग, उनके जो नॉमिनेशन था वो प्रॉपर पाए गए। और जब मीनाक्षी नटराजन की बारी आई तो भारतीय जनता पार्टी ने आपत्ति दर्ज कराया। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ पेपर सबमिट करे और ये कहा कि भाई तेलंगाना हैदराबाद में मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ एक नोटिस जारी हुआ था और उस नोटिस की जानकारी मीनाक्षी नटराजन ने नहीं दी है और उसका उन्होंने जवाब भी दिया था। इसका मतलब यह नहीं कहा जा सकता कि उनके संज्ञान में नहीं था, उनके संज्ञान में था, इसलिए उनके वकील ने उसका जवाब दिया था। मीनाक्षी नटराजन ने इसकी जानकारी सुबाई। जब रिटर्निंग ऑफिसर ने पूछा मीनाक्षी नटराजन से तो वो घबरा गई, वो बाहर गई। बाहर जाकर उन्होंने जीतू पटवारी सबको फ़ोन किया, सब लोग आए, वहाँ पर बहसबाजी हुई, धक्का मुक्की हुई, वहाँ पर आपस में ये कहते हैं कि वह गाली गलौज रिटर्निंग ऑफिसर से वहाँ पर की गई। और फिर शाम को बैठक हुई, आधा घंटा तमाम चर्चाओं के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने उसे खारिज कर दिया। अब रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से तो ये मामला क्लोज हो चुका है। अब इनके पास चुनाव आयोग का एक ऑप्शन है कि चुनाव आयोग इसमें क्या करता है, लेकिन जो लॉ है उसमें ये कहा जाता है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने जो फैसला ले लिया है उसे चुनाव आयोग भी बदल नहीं सकता। मतलब चुनाव आयोग ने कोई पॉजिटिव रिप्लाई दिया होता तो बता ही देते। हाँ, वो बदल नहीं सकता। रिटर्निंग ऑफिसर अधिकारी है जो ये तय करता है वहां को लेकर। लेकिन आज भास्कर ने भी एक बहुत अच्छी स्टोरी करी। भास्कर ने वहां पे भगवान देव इसरानी है, पूर्व प्रमुख सचिव विधानसभा है, शिवराज सिंह चौहान के काफी करीबी थे, उनका बयान आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि भाई इस तरीके से छोटी गलतियां तो अक्सर होती रहती है और मेरे समय भी कई उम्मीदवार जो राज्यसभा के लड़े ऐसे कॉलम छूट जाते थे और हम बुला के उनसे कहते थे भाई आपके कॉमन छूट गया है, इस पे आप अभी समय रहते आप भर दीजिए, हम आपको आज का समय देते हैं, या कल आके इसको आप 11 बजे तक भर दीजिए। उनका यह कहना है भगवान दास इसरानी का कि ये ऐसा मामला नहीं कि जिसके आधार पर तुरंत रिटर्निंग ऑफिसर तत्काल फैसला ले। वो चाहता तो कल 11 बजे तक का समय दे सकता था कि आप 11 बजे तक आकर इसमें अपनी जानकारी जो है ठीक है, ये तो एक बात होगी, बट टेक्निकली वो फॉर्म एफिडेविट इनकम्प्लीट माना जाएगा। वो इनकम्प्लीट माना जाएगा, टेक्निकली इनकम्प्लीट है। ठीक है सर, आप कांग्रेस की शिकायत क्या इसमें जायज है कि एफआईआर नहीं है? अब ये बहुत कानूनी टेक्निकल मामला है। तो सर मैं इतना उसको नहीं समझता कि टेक्निकल मामला एफआईआर है कि नहीं है, लेकिन मैं इतना समझता हूँ कि जो आरओज हैं, वैसे एक चीज़ और बताता हूँ आपको, इसके जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है। आज मैंने 2 फोटोज़ देखी हैं। एक फ़ोटो चल रही सोशल मीडिया पर ही हैं दोनों। एक फ़ोटो जिसमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय और दिग्विजय सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, वो बड़े मुस्कुराते हुए गले मिल रहे हैं। फोटो लगी है, मेरे को ऐसा पता नहीं। और दूसरा एक वीडियो है सोशल मीडिया पे जिसमें सुष्मिता देव हिमंता बिस्वा शर्मा जी के साथ मुलाकात की हुई है। ये ऐसे मेरे को 2 मीडिया की खबर दिखी, वो मैंने आपको बताई। इसका रेफरेंस नहीं है कोई, ऐसे देखा मैंने तो उसमें था। अब बात है कि मैं इलेक्टोरल जो रूल्स रेगुलेशंस है उसमें देख रहा था, तो उसमें ये बात लिखी हुई है कि रिटर्निंग ऑफिसर को न्यूट्रल रहना चाहिए और उसका काम नहीं है सपोर्ट करना, लेकिन उसका काम है कि वो जब एग्जामिन कर रहा है इसको पेपर को, तो वो पॉइंट आउट करके कैंडिडेट को बताए कि भाई दिस इज द प्रॉब्लम हियर।
ना, वो उसको दुरुस्त करवा सकता है। वो दुरुस्त उसको करवा सकता है। डू यू हैव एनीथिंग टू सपोर्ट दिस और समथिंग लाइक दैट? जो काम हुआ झारखंड में भी हुआ है, लेकिन झारखंड में कैंडिडेट थे बीजेपी के सपोर्ट वाले परिमल नथवानी, और यहाँ पर है मीनाक्षी नटराजन। दोनों जगह एक ही तरह का मामला है। उनको आज सुबह 11 बजे तक टाइम दिया गया उसका जवाब लीगल देने का। नहीं जा रहा, मुझे नहीं पता कि वो एफआईआर का क्या हुआ, नहीं होना, क्या हो रहा, वो नहीं हो रहा। लेकिन जो काम झारखंड के रिटर्निंग ऑफिसर करते हैं कैंडिडेट के साथ, ठीक है, वही काम वहां पर अब इन मध्य दोनों प्रदेश केसेस में की कर तुलना सकते हो सकती है क्या, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आपको एक बयान सुनाता हूं। अभी जैसे अब जो अभी कह रहे थे ना, 2 बातें याद आई। तो पहली वाली बात पे आपकी दिग्विजय सिंह और कैलाश विजयवर्गीय की मुलाकात। कैलाश विजयवर्गीय जी बीजेपी के सीनियर लीडर हैं वहां मध्य प्रदेश में। वो वहां सब विधानसभा में उस वक्त थे जब ये सब हंगामा वहां हो रहा था। और उसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि भाई ये बताइए, ये मामला कहाँ का? तेलंगाना का। तेलंगाना में किसकी सरकार? कांग्रेस की सरकार, नेता कांग्रेस का। हमारे पास ये कागज आया कहां से कि इनको कोई कोर्ट का नोटिस है? तो जाहिर है हमको किसी कांग्रेस के नेता ने दिया, ये वहीं से आया है। और मंत्री ने किसी ने दिया है तेलंगाना का। नहीं सुनो, तो ये तो तेलंगाना के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कल फोन किया राहुल कोठारी को। राहुल कोठारी को पेपर आया, वो पेपर राहुल कोठारी लेकर प्रदेश अध्यक्ष के साथ गए। इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं वो बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई जिन्होंने दिया उनके पास भी तो कहीं से आया होगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को भी तो हो सकता है किसी ने प्रोवाइड किया हो। वो कह रहे हैं ये हमें कांग्रेस के नेता ने दिया। और आज मैं इनके एक और मंत्री विश्वास सारंग जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि ये अपने विधायकों को ले जा रहे थे हैदराबाद। वो तो प्लेन टेक ऑफ ही नहीं हो पाया था, तब तक उम्मीदवारी रद्द हो गई रिजॉर्ट के लिए। उन्होंने कहा कि ये चुनाव हारते अगर होता तो, क्योंकि हम इनके अपने कम से कम 30 एमएलए जो थे वो क्रॉस वोट करते, उसकी शर्मिंदगी से बचने के लिए इन्होंने हमको एक कागज दे दिया, लो जी ये लगा दो, उम्मीदवारी खारिज करो, किस्सा खत्म। आप पहले कैलाश विजयवर्गीय को सुनिए। जिसमें इनका एफिडेविट कोर्ट में गया, यहाँ पर भी गलत जानकारी दी उन्होंने, और इसलिए न्याय की जीत हुई है। चुनाव नहीं हुए तो भी हमारे भाई लोकसभा सदस्य, राज्यसभा के सदस्य बने, और चुनाव होते तो भी बनते, इसलिए कि कांग्रेस के अंदर हमें जो कागज मिले वो किसने दिए? कहाँ से आए हमारे? तेलंगाना से। कहाँ से आए भाई? और इसलिए कांग्रेस की क्या स्थिति आप समझ सकते हैं। मतलब हमारे पास तेलंगाना का कागज आ रहा है, तेलंगाना में सरकार इनकी है, तो आप समझ सकते हैं आपकी हमें कांग्रेस के ही लोगों ने जानकारी दी होगी, हमारे पास तो कोई जानकारी थी नहीं। दिया हो नहीं दिया हो, बोलना तो बनता है बीजेपी का कि भाई हमको तो वहीं से आएगा, कागज आएगा। तो अच्छा, ये चर्चा चली रही थी कि जितने सीनियर लोग हैं और मध्य प्रदेश का भी कांग्रेस का बड़ा खेमा, वो खुश नहीं है मीनाक्षी नटराजन को भेजे जाने से दोबारा यहाँ राज्यसभा से। जी त्रिपाठी जी, कहाँ से आया कागज? देखिए, सबसे पहले तो ये कि हम लोग मतलब उसमें मैं कहूँगा भाई उस दिन मैं गड़बड़ था। राहुल जी की खुशी में सोचा था थोड़ी दिन चले, तो मैं गड़बड़ था। वो उस वक्त मैं कह रहा था कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, सब जगह देखिए निर्णय ले रहे हैं। अब यहाँ उनकी सबसे प्रिय नेत्री हैं, और अगर हम देखें कि 2008 से अलग अलग समय पर राहुल गांधी को जो पार्टी में चीज़ें ठीक करने का दायित्व मिला, तो उसमें एक मीनाक्षी नटराजन को एनएसयूआई से, यूथ कांग्रेस से और कांग्रेस तक बढ़ाना, उसमें एक जिसको कह सकते हैं बहुत कॉन्फिडेंट जो कहते हैं ना, बहुत बढ़िया वाला एक अपना लेफ्टिनेंट है, उसका कागज नहीं ठीक भरा गया। फिर जो विजय जी कह रहे हैं, थोड़ा उसको ठीक संदर्भ में देखना चाहिए। आरओ का काम गड़बड़ियां ठीक कराना है, दुरुस्त बात है। जैसे मान लीजिए कि परिमल नाथवानी परिमल लिख दें, हालांकि वो तो कुछ भी लिखें। मैं तो कल भी कह रहा था, फिर से कह रहा हूं कि अगर उनका कुछ गड़बड़ा है तो फिर तो लक्ष्मी जी पे मेरा भरोसा ही उठ जाएगा। लेकिन ठीक है, वो कुछ भी लिखे, वो नाम का है तो करेक्शन हो सकता है। लेकिन आरओ को कैसे पता होगा कि आपके पास कोई गड़बड़ी है? यानी पहले दो केसेस की तुलना नहीं हो सकती आप कह रहे हैं? नहीं है ही नहीं, मैंने इसे समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैं पता होगा, मैं कंप्लेंट बीजेपी ने उसमें की है ना सर, मैं बता रहा हूं, इसीलिए तो आप तो जानते हैं, अभी आप भी मान जाएंगे उसको। जब आप कहेंगे कि मैं जा रहा हूं नामांकन करने, तो मेरा नाम हर्षवर्धन त्रिपाठी, पिता का नाम ये, एड्रेस ये, मैंने ये संपत्ति वो संपत्ति, जो सब कुछ दिया, जो मेरे रिकॉर्ड में है वो दिख गया। अब वहीं पर विजय जी गए और विजय जी के खिलाफ कोई मामला है, वो मामला उन्होंने नहीं बताया। विजय जी के साथ जो लोग गए थे, वो कराने गए थे, उन्होंने भी नहीं बताया। अब आरओ को तो नहीं बताया, आरओ ने एक्सेप्ट कर लिया, उसको स्वीकार किया। उस वक्त तो फिर क्या हुआ? नहीं, फिर तेलंगाना से बाकायदा वो कागज भारतीय जनता पार्टी को दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनके प्रदेश महामंत्री ने अपने पैड पर लिखकर अधिकृत कहा कि ये खारिज किया जाए। अब मामला आरए को करेक्शन से आगे चला गया।
ये दोनों का अंतर समझिए आप। जब तक शिकायत नहीं है तब तक आरओ के पास अधिकार है। जब ये आ गया कि फलाना चीज छिपाई गई तो अब वो आरओ वो काम नहीं कर सकता है। तो आरओ को दिखा तो उसने चेक किया तो बिल्कुल। तो कांग्रेस ने क्या कहा? कांग्रेस ने कहा कि भाई ये कोई क्रिमिनल मामला नहीं है, तो उसकी बाकायदा उसका भी जवाब दिया। और रिटर्निंग ऑफिसर ने जो नियम कानून है उसके हवाले से बताया कि इनकी उम्मीदवारी इस वजह से खारिज की जाती है। दोनों में बहुत अंतर है। नहीं, अब इसको मैं बताऊं। राहुल जी में आगे। हाँ, राहुल जी नहीं, पहले राहुल जी को बोलेंगे। राहुल भी आरोप कर ले। मैं इस बारे में हर्षवर्धन जी से सहमत हूं कि उसमें ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को बात करने का समय नहीं दिया गया या उनकी बात सुनी नहीं गई। अब बात ये आती है कि क्या वो चीज छुपाई गई? भाई कांग्रेस का आर्गुमेंट तो पूरा ये था ना, इसमें एफआईआर नहीं है, ये मामला नहीं बनता है, इसमें कोई कॉलम नहीं है जिसमें इसको लिखा जाए। भाई मीनाक्षी नटराजन ने उसमें कोर्ट में बकायदा जवाब सबमिट किया कोर्ट अपने लॉयर के जरिए, तो मामला उनको पूरा पता था। ऐसे में उस मामले को लिखा जाना चाहिए था कि नहीं लिखा जाना चाहिए था, यही रिटर्निंग ऑफिसर को तय करना है ना। तो रिटर्निंग ऑफिसर ने ये तय किया कि उसको लिखा जाना चाहिए था, आपने छुपाया, उसने उसके हिसाब से जो है फैसला किया है। अब हम ये कह दें कि रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो कांग्रेस की तरफ झुक जाए और कहे कि भाई इनको समय दिया जाना चाहिए करेक्शन के लिए, क्यों? फिर न्यूट्रलिटी का क्या मामला रहा? तो ये माना जाएगा ना कि वो न्यूट्रल नहीं है, वो चाहता है कि उसका नॉमिनेशन जो है उन्होंने छुपाया तब भी उसको करवाया जाए। तो ये बात उससे आगे चली जाती है कि अगर आपने जानते बूझते केस में छुपाया है। मैं बताता हूं, आरओ ने 3 पॉइंट, रिटर्निंग अफसर ने 3 पॉइंट कहे इनकी उम्मीदवारी खारिज करते हुए। उन्होंने पहला ये कहा कि ये सिद्ध पाया जाता है कि इन्होंने इस केस का उल्लेख नहीं किया, पहली बात। दूसरा उन्होंने कहा कि ये भी सिद्ध पाया जाता है कि आपने इसका जवाब दिया था। और तीसरा उन्होंने कहा कि दूसरा पॉइंट ये कि ये कोर्ट में मामला है, ये सिद्ध हुआ। और तीसरा ये कि आपने इसका जवाब दिया था, ये सिद्ध हुआ। तो जानकारी में होकर के आपने हमको नहीं बताया। नहीं, ये तो फैक्ट ही है। मैं तो कह ही रहा हूं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि आप इसको समझते हैं इलेक्शन प्रोसेस का जो एक दिन मिलता है जिसमें पेपर्स को चेक किया जाता है, उसका मतलब क्या हो? उसका मतलब केवल रिजेक्ट करना नहीं है ना, ये आप समझ रहे हैं। आरओ को क्या कर सकते थे कि आरओ जो भी उनके ऑफिसर होंगे, जो भी उनके साथ होंगे, या मीनाक्षी खुद होंगी, जो भी है, उसमें कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं कि मीनाक्षी नटराजन रहे या जो उनका रिप्रेजेंटेटिव है, उनसे वो क्रॉस चेक कर सकते थे कि भाई ये कंप्लेंट यहाँ पर है, ठीक है, क्या आपने इसमें जानकारी दी है, नहीं दी है, गलत है, सही है, ये काम होता है। इलेक्शन कमीशन लेकिन हाँ, वो आप उसको देखना चाहिए। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज, आप एक और चीज समझिए ना इसको। मजेदार मामला सुन लीजिए परिमल नथवानी का। कांग्रेस प्रत्याशी के विधायक नमन बिक्सन लोकोनावड़े ने रिटर्निंग ऑफिसर को विधानसभा के प्रभारी सचिव रंजीत प्रसाद को लिखित रूप से आपत्ति दर्ज कराई। आपत्ति क्या दर्ज कराई? वर्ष 2008 में राज्यसभा चुनाव के नामांकन पद पर नाम परिमल नाथवानी है, जबकि 2026 में नाथवानी परिमल लिखा है, नंबर 1। दूसरी आपत्ति दर्ज कराई, जिस कंपनी में वे डायरेक्टर है उसकी सूचना उन्होंने नहीं दी। तीसरा, अपने बारे में व्यक्तिगत जानकारी साझा नहीं की, जो फॉर्म 26 का उल्लंघन है। चौथा, अविभाजित परिवार के बारे में अधूरी जानकारी दी है। पांचवा, धर्म किसी मामले में सजा और व्यावसायिक मामलों की जानकारी का जो कॉलम है वो अधूरा छोड़ा है। इस पर नथवानी का बयान आया है कि कांग्रेस विधायक ने जो आपत्ति दर्ज कराई थी, उस आपत्ति पर मेरे वकील कल सुबह 11 बजे जाकर सारी जानकारी भर। चलिए, अब अच्छी आप बताइए त्रिपाठी जी, आपत्ति वहां भी हुई जो आप कह रहे थे कि यहाँ पर शिकायत हुई, शिकायत वहां भी हुई, वहां शिकायत के बाद टाइम दिया गया, यहाँ शिकायत के बाद कैंसिल कर दिया गया। कह रहा हूं, रिटर्निंग ऑफिसर क्या करेगा ये तो वही तय करेगा, लेकिन ये दोनों मामले अलग हैं। अभी भी अगर कोई ऐसी जानकारी है, इसमें भी जो जानकारी समीर जी ने बताई, परिमल नाथवानी का नाथवानी परिमल हो गया, किसी डायरेक्टरशिप की बात कर रहा है, और जाहिर अगर वो है तो वो भी करना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, वो तो दूसरा मुद्दा है। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात। मैं इसमें शिकायत वहां भी थी तो इनकम्प्लीट मान लीजिए वो क्रिमिनल केस है जिसमें नहीं हो सकता तो कर दे खारिज। बात तो केवल लेवल प्लेइंग फील्ड की है। यहाँ पे हो रही थी कि कांग्रेस को समय दिया गया था ना, हाँ, बस ये बात है करने का। कांग्रेस ने समय लेकर क्या ये बोला कि अच्छा हम भर देते हैं इसको? कांग्रेस ने ये नहीं किया। ऐसा नहीं है। कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया कि हम इसको भर देते हैं, केस है। इलेक्शन कमीशन उनका आर्गुमेंट हमेशा ये था, बीजेपी की कंप्लेंट को मानकर उसको खारिज किया। विजय जी, कांग्रेस का हमेशा से आर्गुमेंट ये था कि ये केस नहीं बनता, इसके लिए ये कॉलम नहीं है। वो बाद की बात है सर। दूसरी बात, एक और इंटरेस्टिंग बात इसका पॉलिटिकल डेवलपमेंट में बताऊं आपको कि भाई ये खबर, इसका मतलब ये नहीं है ना कि ये भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस ने दिया। मैं तो बता ही रहा हूं आपको कि वहां पर तेलंगाना के कुछ मंत्री जो रेड्डी साहब के साथ नहीं है, एक आध लोग नाराज होती हैं सब जगह, उन्होंने ये दिया था बीजेपी को, ऐसा बताया गया।
लेकिन ये जानकारी बीजेपी को पहले मिल गई। मैं को इसको लीगल एंगल नहीं है, ये पॉलिटिकल एंगल की बात बता रहा हूँ कि वो मिल गई। उसके बाद ये तय हुआ कि एक और कैंडिडेट खड़ा किया जाए, नहीं तो जिस पार्टी के पास एक्स्ट्रा वोट के साथ हाँ, ये MLA बीजेपी हो, के पास इंफॉर्मेशन तो आ गई पहले, तभी पहले आ तीसरा गई, तब कैंडिडेट उन्होंने दिया तीसरा गया। कैंडिडेट चलिए सर, निकाला। आगे की मजेदार ये सर, इस झारखंड पर में तो आप देखिए सर, झारखंड में जब चुनाव- आपत्ति दर्ज की तो परिमल नथानी वहां थे नहीं, वो गए, उनसे कहा रिटर्निंग ऑफिस नहीं, तो सारी उन्होंने कहा बातें आ साहब मेरा गई, वकील आपकी है भी, नहीं, आप मुझे कल 11 बजे तक का समय चुनाव दीजिए, आयोग, मेरा वकील आकर चुनाव- जानकारी ये भर बात देगा। झारखंड वाली बात भी चुनाव आयोग में जाके कांग्रेस के नेताओं ने बोली होगी, ये वहां भी बताया गया होगा अंदर जाके हाँ, कि वही वहां तो। पर ऐसा किसी ऐसे मामले में आपने क्यों उनको मौका दिया। वही कह रहा हूं। तो अब इलेक्शन कमीशन का फिर फॉर्मल रिप्लाई आ जाए एक बार और फिर देखते हैं वैसे कांग्रेस यदि क्या आपके करती है। कर्नाटक में कोई वो हैं अपने मित्र, तो साहब, उनसे भी आपने पूछो। बता दिया जब कांग्रेस ने दिया कागज तो फिर क्या रह गया। नहीं कुछ नहीं, बचता है फिर? कर्नाटक की बात कर रहा हूँ। कर्नाटक को ऐसे मतलब स्मूथ मत समझिए, भी बहुत कुछ वहां पर भी चल रहा है। अच्छा इसलिए ठीक मैंने है, आगे उसकी बात कर लेंगे सर। देखिए अब समय भी ब्रेक का होने जा रहा है, लेकिन खबर बताता चलूं, लेकिन मैं आपको फिर आगे इस पर और डिटेल में बात कर लेंगे। ममता बनर्जी की विधानसभा में करारी हार के बाद मुसीबतें खत्म नहीं हो रही हैं, एक के बाद एक उनके करीबी साथ छोड़ रहे हैं। अब टीएमसी की राज्यसभा के एक और सांसद का इस्तीफा, सुष्मिता देव ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के बाद सुष्मिता देव ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा के साथ मुलाकात भी की है। इससे पहले टीएमसी के एक और सांसद, राज्यसभा की बात कर रहा हूं मैं, सुखेंदु शेखर रॉय, उन्होंने भी इस्तीफा दिया था। और कोयल मलिक एक तीसरी नाम चल रहा है, उनका इस्तीफा भी कभी भी हो सकता है। और सुष्मिता देव ने इस्तीफे के बाद कहा कि मेरी मुख्यमंत्री से मुलाकात के साथ जोड़ करके इसको अपना देखिए। सुष्मिता देव पुरानी कांग्रेसी, ये भी राहुल गांधी की कोर टीम में संतोष मोहन देव की बेटी है। संतोष मोहन देव कांग्रेस के पुराने बड़े कांग्रेस असम के के नेता नेता की होते बेटी थे। हैं। और यहाँ से आपको गई, यदि यहाँ याद हो, से मैंने वो TMC में जिक्र गई, किया अब था। टीएमसी में अब रास्ता साफ है, अब ये बीजेपी में ही आएंगी। हमने आपको पहले ही बताया था, लोकसभा और राज्यसभा में टूट के दो अलग अलग तरीके हैं। लोकसभा वाले एक साथ एक मुश्त 2/3 जा रहे हैं अलग गुट बना करके, और राज्यसभा वाले इस्तीफा दे करके फिर बीजेपी के टिकट पर चुन के आएंगे राज्यसभा में, जैसा पहले उड़ीसा में हुआ है। तो अब ये दूसरा नाम तो कंफर्म हो गया, तीसरे की तैयारी है और पीछे 2-3 और वो हो लाइन ही में गया लगे हुए confirm। राज्यसभा के। ये हमारे पास जानकारी है, 13 राज्यसभा सांसद हैं। सुष्मिता देव ये कह रही हैं कि मैंने इस्तीफा दे दिया और मुझे किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि मैंने क्यों दिया। प्रिवी टू दिस कि कौन क्या कर रहा है, मैं उस पर प्रिवी नहीं हूँ। और फ्रैंकली स्पीकिंग, आई एम नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन बंगाल पॉलिटिक्स, आई एम फ्रॉम आसाम। आज के दिन तो मैं मुक्त हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, आई एम अ फ्री वुमन। एंड हेमंतदा के साथ मेरा बहुत पुराने दिन से हमने कांग्रेस में भी एक साथ काम किया, सो आई गिव अ कर्टसी विजिट। आप भाजपा में शामिल होंगी मतलब आने वाले समय में? मेरे को 2-3 दिन फारिग रहने, let me be on a few days sabbatical. That's all I think. गजब ही बात कर देते हैं नेता लोग। लेट मी बी ऑन अ 2 days sabbatical, 2 दिन की छुट्टी, Sabbatical बहुत बड़ा है। 2 दिन की 2 दिन छुट्टी की। चाहिए मुझे, नहीं, किसी को आपको सर्टिफिकेट मैंने नहीं देना है, और मुझे बंगाल की पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं, मैं तो असम की हूँ। गजब ही बात है, मतलब लॉजिक। एक लिंक मैंने उस दिन बताया था जब तृणमूल कांग्रेस ने क्या नाम है, ममता बनर्जी जिस दिन वहां पर कांग्रेस के अधिवेशन के बाहर आउटडोर इंडोर मैंने जो इंसिडेंट बताया था जी। उस दिन भी संतोष मोहन देव उनके खिलाफ सीताराम केसरी के साथ खड़े हुए थे। सर एक बात connect मैं आपको तो कैसे- इस पर आगे करेंगे। मैं ममता जी की सफाई में या कांग्रेस पार्टी की सफाई में कुछ नहीं कह रहा हूं, इन नेताओं की कमिटमेंट क्या है भाई, क्या कमिटमेंट लेकर के ये लोग ये राजनीति political में आते commitment हैं। है। ये कल को बीजेपी में भी चले जाएंगे तो क्या बीजेपी के सगे हो जाएंगे? नहीं, लेकिन जो नेता आज कह रहे हैं कि हमारा तो लेना देना ही नहीं बंगाल से। 2 दिन की वो छुट्टी उट्टी कुछ बात कर रही थी ना, इसके पहले कब उन पर चर्चा की तो छुट्टी पे थी ना वो, इतने समय से इतने समय से वो छुट्टी पर ही थी। ये तो ठीक है, आज आपने उन्हें टीवी पर दिखा दिया था, आज वो कहने के लिए हो गया कि हम छुट्टी पर जाएंगे, तो ये अवसर मिल गया, वरना उनको कौन पूछ रहा था। और सुष्मिता देव जब कांग्रेस से तृणमूल गई थी तब भी उनका कुछ आधार नहीं पता था क्यों वो चली गई थी, तब सवाल खड़े हो रहे थे। अब तृणमूल कांग्रेस से वो इधर चली आई। कुल मिला के मसला क्या है कि अपनी राज्यसभा की सीट बची रहे, राजनीति चलती रहे। पॉलिटिकल और ये भी जरा सोचने की बात है कि क्या ऐसे वाले नेता किसी पार्टी में कोई वैल्यू एडिशन करते हैं? अपना वर्कर क्यों नहीं दिखता, अपना कैडर क्यों नहीं दिखता? सुष्मिता सेन सर, को एक ब्रेक राज्यसभा के- पार्टी नहीं भेज रही है सर। उन्होंने जिस तरह से बयान दिया है ना कि मेरा बंगाल से क्या, मैं तो आसाम से हूँ, तो अगर जाएगी तो बंगाल से ही जाएगी। उन्होंने बयान दिया है वो आसाम की राजनीति करेगी, आसाम में उन्हें कोई संगठन राज्यसभा दिया नहीं जाएगा, जाएंगी। किसी नहीं, राज्यसभा सुष्मिता सेन नहीं जाने वाली है। नहीं, अच्छा होगा ये। मुख्यमंत्री से मुलाकात यूं ही हो रही है।
नहीं, अब उनको असम में कोई बोर्ड का चेयरमैन बना दिया जाएगा ना, कोई चलें आगे बात दे करेंगे दिया सर, जाएगा। लेकिन बीजेपी ऐसे एक राज्यसभा की सीट गवाएगी क्या, ये भी तो सोचिए। नहीं तो बीजेपी अपने आदमी को भेजेगी ना सर, किसी को। ये वो ठीक है, नहीं, वो भेजे तो अच्छा है। और सुष्मिता जी ने उसने बीजेपी के इस्तीफा लिए दे दिया, सीट खाली हो गई। तो सुष्मिता देव बीजेपी के लिए राज्यसभा छोड़ रही है, तो उसको कुछ असम में मिल रहा होगा ना सर, बड़ी पोस्ट मिल रही चलिए होगी तो ना, ठीक है, उसके लेकिन लिए। जोड़ के तो बंगाल से ही देखा जाएगा।